जय हिंद साथियों, एतरा इंस्टीट्यूट की इस डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 23 जुलाई 2026 है और आज के डेट के रिगार्डिंग जो भी इश्यूज हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कम इंपॉर्टेंट होगा उसको डिस्कस करेंगे। आपको मैं हमेशा बताता हूँ कि जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ो तो आपका जो सोर्स है, जो रिसोर्स है, वो बहुत ऑथेंटिक होना चाहिए। और रिसोर्स की बात की जाए तो हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी, इन तीनों साइट्स को, इन तीनों रिसोर्सेज को अच्छे से फॉलो करते हैं। और उसमें से जो भी न्यूज़ हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है, उसमें से उतना ही कंटेंट डिस्कस करते हैं जितना हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी है। ठीक? इसीलिए ये सेशन का एडवांटेज है कि आप कुछ मत करो, बस जो डेली सेशन ये आता है, आप उसको देखिए और लास्ट तक बने रहिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी इश्यू हो, आप कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछ सकते हैं, हम उसको रिज़ॉल्व करेंगे। ठीक? करंट अफेयर्स में क्या होता है, अगर डेली बेसिस पे पढ़ोगे, तो बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है जो इर्रेलेवेंट होता है। उसमें भी बहुत सारे कंटेंट ऐसा होता है जो इर्रेलेवेंट होता है। तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। और हमारे सेशन का पर्पस ही यही है कि वो सारी चीज़ें आपके लिए पहले से ही आसान कर दिया जाए, ताकि आपको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। बस सेशन देखना है, उसको रिवीजन करना है और उसके बेसिस पर एक अच्छा-सा कंटेंट तैयार करना है, नोट्स तैयार करना है। फिर साथ में जो क्वेश्चन देता हूँ लिखने के लिए, उन क्वेश्चन को लिखना है। ठीक? तो आज सेशन शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप इसको स्कैन कर लीजिए, ताकि हमारा जो इंस्टीट्यूट का ऐप है वो डाउनलोड करके आप स्क्रॉल कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसमें कोई भी इनिशिएटिव अगर स्टार्ट हो रहा है तो आप उससे जुड़ सकते हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। रिसोर्स की बात की जाए तो रिसोर्स में मैंने बताया कि हम पहले द हिंदू को फॉलो करते हैं। द हिंदू में कोई ऐसा आर्टिकल है जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, हम उसको डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस को डिस्कस करते हैं। इसमें कोई ऐसा आर्टिकल या कोई न्यूज़ ऐसा है जो हमारे एग्जाम से रिलेट करता है, हम उसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद है पीआईबी, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल साइट है। हर मिनट जब भी गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव, कोई पॉलिसी, कोई कुछ भी डिसाइड करती है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको पीआईबी पर दिख जाएगा। तो जैसे 2026 में क्वेश्चन आए थे, लगभग 60-70% क्वेश्चन आपको पीआईबी से मैच होता हुआ दिखेगा। ठीक है? आज बेसिकली हमको 5 आर्टिकल डिस्कस करने हैं और पाँचों आर्टिकल हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यूरिया के लिए राष्ट्रीय निवेश नीति 2026। अभी क्या हुआ, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक हुई और उसमें ना यूरिया, ठीक, यूरिया में निवेश को बढ़ावा देना है, ताकि यूरिया के प्रोडक्शन को बढ़ा सके और प्रोडक्शन को बढ़ाकर खेतों में जो उसकी नीड है, खेतों में जो उसकी आवश्यकता है ना, यूरिया खाद की, उसको सुनिश्चित कर सके। आपको पता है कि यूरिया अभी भारत में एक तरह से कॉमन फर्टिलाइज़र है, यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए। तो जो प्रोडक्शन है भारत में, अभी अभी उसमें डेफ़िशिएट है। जितनी रिक्वायरमेंट होता है प्रोडक्शन कर नहीं रहे। तो जो कमी है ना, उसको सुनिश्चित करने के लिए यूरिया के प्रोडक्शन को बढ़ाना है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है? निवेश, इन्वेस्टमेंट लगाना होगा ना। तो सरकार ने एक तरह से इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ही जारी कर दिया है 2026। दूसरा आर्टिकल है हमारा महँगाई से रिलेटेड। अभी बताया गया कि जो डब्ल्यूपीआई है ना, डब्ल्यूपीआई इंडेक्स, वो 10% तक, डब्ल्यूपीआई बेस्ड जो महँगाई है, इन्फ्लेशन, वो 10% तक बढ़ गया है। अब ये केवल कोरोना काल के अगर सिनेरियो को छोड़ दें, तो पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा है। और इसीलिए ये न्यूज़ या डिस्कशन का पार्ट बनता है कि अभी जो महँगाई दिख रही है, उस महँगाई के कारण क्या है ना? क्या समाधान हो सकता है? क्या डेटा सजेस्ट कर रहा है? हर एंगल से इसको डिस्कस करेंगे, ताकि एक बेहतर समझ आपको विकसित हो सके। तीसरा है क्यूडेंज, हाँ, क्यूडेंजा। ये भारत की पहली डेंगू वैक्सीन बनी है। भारत में जिस तरह से डेंगू बीमारी जिस तरह से फैल रहा है ना? मच्छर के काटने से जो फैल रहा है, तो उसका प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। उसी तरह से चिकनगुनिया जैसे बीमारी फैल रहा है। तो ये सब की बीमारी के लिए ना सरकार पहले से ही प्रयासरत थी कि एक डेंगू वैक्सीन बनाया जाए, ताकि अच्छे से डील किया जाए, ताकि पहले बॉडी में एंट्री है ना, प्रतिरोध क्षमता विकसित कर सके, उसका इलाज प्रॉपर हो सके। इसी सब को देखते हुए भारत सरकार ने पहला, मैं बोल सकते हैं कि ये भारत का ये पहला डेंगू वैक्सीन है और इसीलिए सराहनीय कदम है। चौथा है भारत का पहला इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम। इमर्सिव म्यूजियम का मतलब जहाँ पर आप बोल सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, है ना? हर दृष्टिकोण से वहाँ पर प्रदर्शन होता है। तभी हुआ क्या, तो भारत का पहला इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम कहाँ खोला गया? कोलकाता में। तो जो गृह मंत्री है अमित शाह, इसका अनावरण किया, इस वजह से ये न्यूज़ में है। ठीक, चूँकि पहली बार है इसलिए न्यूज़ में है, वरना इसमें बहुत कुछ काम का है नहीं। डिस्कशन का, अभी हाल ही में राष्ट्रपति ने मालदोवा और नॉर्थ मैसेडोनिया की यात्रा की। ये दोनों कंट्री जो है बेसिकली यूरोप के
है ना, यूरोप की कंट्री है और इसीलिए इसका लोकेशन एडवांटेज हो जाता है, लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये दोनों कंट्री है कहाँ। ठीक, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी समझेंगे क्योंकि लोकेशन है, छोटे देश है, बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं। यूरोप की कंट्री है, रशिया के आसपास इसका लोकेशन है। तो रशिया यूक्रेन युद्ध है तो उसमें भी, उस संदर्भ में भी इसका जो स्ट्रेटजिक लोकेशन है उस वजह से भी इंपॉर्टेंट होता है। पर अभी राष्ट्रपति ने क्यों विजिट किया उस एंगल से भी देखेंगे। और सवाल उठता है कि लोकेशन के हिसाब से अगर क्वेश्चन पूछे तो क्या क्या लोकेशन दिखता है, क्या क्या विशेषता दिखता है, हर एंगल से इसको डिस्कस करेंगे। ठीक, चलो पहला आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं जो हमारा है, फर्स्ट आर्टिकल बेसिकली हमारा यूरिया के लिए राष्ट्रीय निवेश नीति है ना। नाम क्या दिया है, नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया 2026। तो बेसिकली जो भी आप, जैसे मान लो ये खेती है, ठीक, तो एग्रीकल्चर में ना आपको अगर उत्पादन बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो उसके लिए फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ती है। और यूरिया नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर का बेस्ट एग्जांपल है। ठीक, तो यूरिया का बहुत ज़्यादा यूज होता है, लेकिन जितना डिमांड है उतना सप्लाई हो नहीं पाता, उतना सप्लाई बोलो या उतना प्रोडक्शन हो नहीं पाता। और इसी इसी लैक को दूर करने के लिए कोशिश, आवश्यकता महसूस हुई कि हम यूरिया प्लांट खोलें, है ना, यूरिया में निवेश करें ताकि प्रोडक्शन को बढ़ा दे, यूरिया का जो प्रोडक्शन है ना उसको बढ़ाए, और साथ में जो यूरिया हम अभी बाहर से मंगाते हैं उसको भी रिप्लेस करते। तो ये बेसिकली क्या है, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत के लिए एक सराहनीय दृष्टिकोण है, सराहनीय पहल है, और इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, है ना, आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट कमेटी होती है उनकी बैठक हुई अभी हाल में, और उस बैठक में ये फैसला लिया गया कि हम यूरिया के प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, और न केवल बढ़ाएंगे बल्कि कोशिश करेंगे कि जो आयात हम कर रहे हैं उसको भी रिप्लेस करके जितना सफिशिएंट हमारे खेती के लिए यूरिया चाहिए उसको देश में ही पैदा करें। और इस वजह से आत्मनिर्भर भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आर्टिकल। ठीक, दिख रहा है कि आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति ने आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के तहत राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति, नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया, जिसको नीपू बोला गया, नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया 2026 को मंजूरी दे दी है। इस नीति का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करते हुए गैस आधारित यूरिया संयंत्र को बढ़ावा देना, घरेलू यूरिया उत्पादन में वृद्धि करना, आयात पर निर्भरता को कम करना, उर्वरक सुरक्षा, फर्टिलाइजर जो सिक्योरिटी है उसको मजबूत करना है। यानी इतना यूरिया हमारे देश में प्रोडक्शन हो जिससे फर्टिलाइजर के क्षेत्र में फर्टिलाइजर की जो नीड है वो इम्पैक्ट ना हो। तो अभी जैसे कहा जाता है ना कि जैसे ईरान के साथ जो युद्ध हो रहा है तो वहाँ से बहुत सारे फर्टिलाइजर भारत में आते थे, अभी युद्ध की वजह से उस पर भी इम्पैक्ट हुआ है। जो तेल है, गैस है, जो ईंधन है, जो ऊर्जा है, वो तो इम्पैक्ट कर ही रहा है। फर्टिलाइजर यानी एग्रीकल्चर यानी किसानों को भी नेगेटिव तौर पर, नकारात्मक तौर पर इम्पैक्ट कर रहा है। यूरिया क्या है इसका डेफिनेशन समझ लो, फिर उसके बाद हम इसके जो महत्व है वो देखेंगे, फिर कि डेटा भी क्या सजेस्ट कर रहा है उससे पता चलेगा इंपॉर्टेंस, है ना। तो देखो यूरिया एक रासायनिक नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है, ठीक, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है बेसिकली, जिसका रासायनिक सूत्र देखो CONH2, ये याद रखना CONH2, और फिर उसके बाद हॉल्टो। इसमें लगभग 46% नाइट्रोजन होता है, और इसीलिए नाइट्रोजन जो एग्रीकल्चर जो खेती करते हैं उसमें नाइट्रोजन मिनरल्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो नाइट्रोजन के सप्लाई के लिए, जैसे अमोनिया है उसकी सप्लाई के लिए यूरिया यूरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन जो सभी ठोस उर्वरकों में सबसे अधिक है। नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि, हरी पत्तियों के विकास तथा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। तो खेती में जो ये नाइट्रोजन है कहाँ से सप्लाई हो जाएगा, ये यूरिया से सप्लाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि पौधों की वृद्धि के लिए, हरी पत्तियों के विकास के लिए और प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको यूरिया चाहिए। लेकिन कभी कभी खेती में या जो लैंड है वहाँ पर नाइट्रोजन होता नहीं है तो दिक्कत होती है, इसलिए अलग से फर्टिलाइजर के रूप में यानी यूरिया को ऐड करते हैं ताकि नाइट्रोजन की जो सप्लाई है वो सुनिश्चित हो सके। यही इसका इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस देखो, यूरिया का महत्व अगर देखोगे तो क्या है, पौधे के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यूरिया पौधों के आवश्यक नाइट्रोजन प्रदान करता है।
इससे पौधों की पत्तियां हरी रहती है और उनकी वृद्धि तेज होती है। जैसे धान और गेहूं की फसल में यूरिया डालने से पौधों की जो एक तरह से वृद्धि है वो अच्छी होती है और उससे उत्पादन बढ़ता है। इससे कृषि उत्पादकता यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ता है। देख रहे हैं, पर्याप्त नाइट्रोजन मिलने से फसल की गुणवत्ता और उपज दोनों बढ़ती है। इससे भारत की खाद्य सुरक्षा मजबूत होती है। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान यूरिया के व्यापक उपयोग हुआ था और इस वजह से गेहूं और धान का उत्पादन बढ़ गया था और इस वजह से ना फर्टिलाइजर के रूप में यूरिया की ज़रूरत पड़ती है ना। फिर देखिए, किसानों के लिए बहुत सस्ता और उर्वरक होता है, आसानी से मिल भी जाता है। सरकार यूरिया पर सब्सिडी देती है जिससे यह किसानों को कम कीमत पर उपलब्ध होता है। फिर देखो, अब मान लो यूरिया यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, उससे खाद्य सुरक्षा भी तो सुनिश्चित होगा ना, जरूरी है। तो खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है ना। अधिक उत्पादन देश से देश की जो जनसंख्या है ना उसके लिए पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध होता है और इस वजह से क्या है, इम्पोर्टेंट है। अनेक फसलों में उपयोगी होती है यूरिया, केवल अनाज ही नहीं बल्कि गन्ना, देख लो, गन्ना, मक्का, कपास, सब्जी और बागवानी हर फसल के लिए जरूरी होता है और इस वजह से ना यूरिया का इम्पोर्टेंस है। तो अगर सरकार नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया, अगर यूरिया को बढ़ाने के लिए निवेश नीति अगर ला रही है तो ये केवल कुछ फसलों के लिए नहीं बल्कि पूरे एग्रीकल्चर के कायाकल्प करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो फर्टिलाइज़र है बहुत बेसिक फर्टिलाइज़र है, जो पौधे के विकास के लिए, मिट्टी के विकास के लिए, है ना, फसल के विकास के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन चाहिए होता है और वो नाइट्रोजन कहाँ से सप्लाई होता है, यूरिया से। ठीक, ये ध्यान रखना। अब देखिए, अब जो नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लाया गया है ना, यूरिया के लिए, उसकी विशेषता क्या है, विशेषता समझ लेंगे तब इसकी चुनौती भी समझ में आएगा, फिर क्या समाधान हो सकता है उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले विशेषता देखिए, जिसमें विशेषता ये है, आत्मनिर्भर भारत के लिए जो यूरिया 2026 लाया गया राष्ट्रीय निवेश नीति, इसकी मुख्य विशेषता क्या है, तो टारगेटेड कैपेसिटी बिल्डिंग होगा, यानी लक्षित तरीके से क्षमता वृद्धि करना है। कैसे, तो देखो, यह नीति देश भर में 8-9 नए गैस आधारित यूरिया विनिर्माण संयंत्र की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी। यानी पूरे देश में कोशिश करेंगे कि कम से कम 8 और 9 यूरिया, है ना, यूरिया के लिए जो गैस प्लांट है ना वो लगाया जाए, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। कोशिश करना है कि प्रत्येक प्लांट से लगभग 12.7 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन हो, जिससे भारत की घरेलू जो यूरिया उत्पादन क्षमता है उसमें 10 मिलियन टन की अतिरिक्त वृद्धि होगी। ठीक, ये हमको करना है। अब देखो, अभी अभी जो है ना, अभी अभी कहा जाता है कि कम से कम जो जो हम प्रोडक्शन करते हैं और जो डिमांड है उसमें 1 करोड़ टन यूरिया का गैप है और इसी 1 करोड़ टन यूरिया को प्रोत्साहन देना है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जो घरेलू प्लांट है वहाँ से उत्पादन करो और इसलिए ज़रूरी है। सुधार इसमें क्या किया गया है, तो जैसे राष्ट्रीय निवेश नीति है ना यूरिया के लिए 2026 बनाया गया, उससे पहले 2012 में एक नीति आई थी। अब इस नीति में ना बहुत सारी समस्या थी, उस समस्या को दूर करके इस नीति यानी 2026 का जो पॉलिसी है उसमें रिफॉर्म किया गया है। जैसे जैसे इसमें देखो, पहला रिफॉर्म क्या है, लागत पृथकीकरण। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो सब्सिडी की गणना आप करोगे उसमें जो फिक्स्ड कॉस्ट है एवं परिवर्तनशील लागत है को अलग अलग निर्धारित करती है, जिससे लागत संरचना में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। 2012 वाला जो रिफॉर्म था, 2012 का जो पॉलिसी था ना, उसमें क्या होता था कि मान लो कोई भी जो फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब कि कोई सामान आपने खरीदा, ठीक, सामान क्या मतलब, जैसे यूरिया का प्रोडक्शन हो रहा है तो यूरिया का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसके लिए क्या है, जो जो बेसिक चीज़ है, जो डेली की रिक्वायरमेंट वाली चीज़ है, उसका कॉस्ट तो काउंट करते ही थे। मान लो कभी प्लांट में या मान लो किसी मशीन में कोई चेंजेज आ गया, कोई खराबी आ गया, तो कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट जुड़ेगा ना, तो वो ट्रांसफरेबल कॉस्ट है, यानी बदलता रहता है वो। अब क्या होता था, तो जब 2012 की पॉलिसी में इसको हम अलग अलग नहीं करते थे, 2026 में कोशिश किया गया कि सब्सिडी काउंट करने करेंगे तो उसमें हम फिक्स्ड कॉस्ट और ट्रांसफरेबल कॉस्ट दोनों को अलग करेंगे। देखेंगे, पहले हम एक ही तरह से फिक्स्ड कॉस्ट पर ही कैलकुलेट करते थे, इससे क्या होगा ना कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, सब्सिडी जो रिक्वायरमेंट है ना वो बढ़ेगा। ये अच्छा है, ये सुधार किया गया है। ठीक, थोड़ा सा टेक्निकल है, बस ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। वित्तीय व्यवहारता, इसका मतलब क्या है कि इस सुधारों के माध्यम से 2026 की जो पॉलिसी है उसके अंतर्गत जो भी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, है ना, वो 2012 के तुलना में जो स्थापित संयंत्र है उसके तुलना में 250 करोड़ रुपया से अधिक की बचत होने का अनुमान है।
इसका मतलब क्या है कि 2012 के तहत जो हम संयंत्र लगाते थे और उसको जो सब्सिडी जो भी खर्च देते थे, उसके अपेक्षा 2026 में जो हम रिफॉर्म कर रहे हैं, उससे करीब हम 250 करोड़ बचा सकते हैं। ठीक, ये अच्छी बात है। रिटर्न भी बढ़ेगा, कैसे? तो यह नीति निवेशकों के लिए, जो इन्वेस्ट कर रहा है, उसके लिए जो आउटपुट है, जो गेन है, वो भी सुनिश्चित करेगा और उसका दायरा बढ़ा दिया। कैसे? तो 2012 में ना 12% मिलता था, उसको बढ़ा के 16% की न्यूनतम सीमा तक किया गया है, यानी 16% से ज़्यादा ही रहेगा। यानी मान लो कि रिटर्न ऑन इक्विटी सिंपल मानते हैं कि जैसे मान लो 100 रुपया लगाया था, तो 2012 में ये जो पॉलिसी है उसकी अपेक्षा 12 रुपया हमको प्रॉफिट मिलता था। एग्जाम्पल समझते हैं। अब अगर हम लगाएंगे 2026 के पॉलिसी के तहत, तब हमको 16 रुपया रिटर्न मिलेगा और ये हमारा प्रॉफिट है। ठीक, तो थोड़ा सा निवेशकों को, इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर है ना, उनके लिए भी सोचा गया है कि भाई आपके लिए भी कुछ हम कोशिश करें, आपके लिए कुछ ऐसा प्रयास करें जिससे आपको प्रोत्साहन मिले, आपको लगे कि हमारे लिए सरकार सोच रही है। हम अगर कोई गैस प्लांट या यूरिया प्लांट में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं या अलग से प्लांट ही लगा रहे हैं, तो आपको जो रेट ऑफ रिटर्न है, जो जो प्रॉफिट है वहाँ से, वो बढ़े। तो पहले 12% था, अब 16% कर दिया है। सवाल उठता है कि जो नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया 2026 है, उसकी नीड अभी क्यों पड़ी? नीड समझते हैं, है ना? सबसे पहले यूरिया की जो मांग बढ़ रही है ना, है ना? अब जैसे देखो, एक तरफ यूरिया की मांग बढ़ती जा रही है, ठीक, लेकिन जो उत्पादन है वो उतना मैच नहीं कर रहा और इस वजह से दोनों में क्या है? गैप है, अंतराल है। इसी अंतराल को दूर करने के लिए ये निवेश नीति लाया गया है। निवेश नीति लाया गया है। देख रहे हैं कि भारत में हर वर्ष लगभग 4 करोड़ टन यूरिया की आवश्यकता है, जबकि घरेलू उत्पादन कितना है? 3 करोड़ टन ही है। जो 1 करोड़ टन यूरिया का जो अधिक है ना, उसका आयात करना पड़ता है। तो इसी चीज़ को हमको रिप्लेस करना है, ताकि हमको कुछ भी आयात ना कर सके, हम घर से ही उसका पैदावार कर सके। ठीक है, जैसे यही उदाहरण है। फिर देखो, आयात पर हमको निर्भरता कम करनी है, क्योंकि अगर 1 करोड़ टन हम आयात कर रहे हैं तो विदेशी मुद्रा हमारा खर्च होता है। ग्लोबल यानी वैश्विक संकट, युद्ध के समय जो आयात बाधित हो सकता है, जैसे पश्चिम एशिया में जो संघर्ष चल रहा है, उससे यूरिया की जो उपलब्धता वो बाधित हुई है। घरेलू उत्पादन का जोखिम बढ़ता है इससे। किसानों को अगर यूरिया का उत्पादन सुनिश्चित होगा अच्छे से, तो किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध हो पाएगा, है ना? समय पर यूरिया मिलने से बुआई और फसल उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। जैसे पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसान धान की रोपाई के समय यूरिया पर निर्भर रहते हैं। पर्याप्त घरेलू उत्पादन होगा तो कम से कम यूरिया हर समय उनको मिल सकेगा। ठीक, ये आत्मनिर्भर भारत के लिए भी अच्छा कदम है कि जो हम मंगाते हैं, यहीं यहीं फैक्ट्री लगेगा। अब हमारा जो देश है, यहीं पर यूरिया की फैक्ट्री हम लगाएंगे, यहीं पर यूरिया की फैक्ट्री लगाएंगे, यहीं पर एक इसका प्रोडक्शन होगा। ठीक, और यहीं पर बोल सकते हैं कि रोजगार जनरेट होगा, तो समस्या का हल हो गया। निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा इससे। खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित होगा, क्योंकि यूरिया टाइम पर मिल जाएगा तो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो सुनिश्चित हो पाएगा। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी तो देश को, जो देशवासी लोग हैं, जो जनता है, उनको पोषण मिल पाएगा, समय पर खाना मिल पाएगा। ये भी जरूरी है। ठीक, लेकिन सवाल उठता है कि ठीक है, अभी आवश्यकता है, नीड है, समझ में आता है, पर क्या जो यूरिया है, जो अभी जो पॉलिसी लॉन्च किया गया है, नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया 2026, क्या उसकी कोई समस्या है? क्या उसमें कोई चैलेंज है? तो समस्या भी है, उसको देख लो। सबसे पहली समस्या है कि प्राकृतिक गैस पर निर्भरता। कैसे? तो जो भी प्लांट लगेगा ना, वो मुख्यतः नेचुरल गैस पर आधारित है, क्योंकि नेचुरल गैस ही फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं, उसी से यूरिया उत्पादित होता है। लेकिन नेचुरल गैस का बहुत बड़ा हिस्सा हम तो आयात करते हैं और इसीलिए गैस की कीमत बढ़ने पर यूरिया का उत्पादन भी महंगा हो सकता है और इस वजह से ये समस्या है। जैसे देखो, रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है, पश्चिम एशिया में जो तनाव हो रहा है, उसकी वजह से जो एलएनजी है, एलएनजी की कीमतें बहुत बढ़ गई है और अगर बढ़ जाएगी तो फिर यूरिया का उत्पादन लागत भी बढ़ जाएगा और यही समस्या है। ठीक, तो जो इसमें फ्यूल के रूप में
जो नेचुरल गैस गैस का उपयोग करते हैं उससे क्या है समस्या है। ठीक, ये ध्यान रखना है। फिर आगे देखिए, अगर मान लो ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो खेतों में यूरिया का उपयोग अधिक होगा। खेतों में अगर यूरिया का उपयोग अधिक होगा तो देखो, यदि केवल यूरिया उत्पादन पर अधिक जोर दिया गया तो किसान के लिए जो अन्य पोषक तत्व जैसे फास्फोरस है, पोटाश है, कोई और तत्व जो मिनरल्स है, उसकी तुलना में यूरिया का अधिक उपयोग होगा। इससे मिट्टी का पोषण जो संतुलन है, जो बैलेंस है, वो बिगड़ जाएगा। देख रहे हो, पंजाब और हरियाणा में लंबे समय तक यूरिया का अधिक उपयोग किया गया, जिससे मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो खत्म हो गई है, वो कम हो गई, क्योंकि जो जरूरी अन्य पोषक तत्व है वो नहीं मिल पाया, तो दिक्कत होगी। सब्सिडी का भी तो बोझ बढ़ेगा, क्योंकि अगर प्रोडक्शन आप बढ़ाएंगे तो प्लांट लगाने के लिए ऑलरेडी सरकार को सब्सिडी वो देती है और सब्सिडी देना होगा। तो जो सब्सिडी की भरपाई है वो कहाँ से होगा? वो भारत के टैक्स पेयर से ही होगा, भारत की जो खजाना जो राजस्व है उससे ही होगा। तो अतिरिक्त खर्च का दबाव भी बढ़ेगा, तो समस्या भी है, ये भी समस्या है, ये भी चैलेंज है। ठीक, फिर देखो, जो भी फैक्ट्रियाँ लगाएंगी हो सकता है कि उस परियोजना को पूरा करने में विलम्ब हो, लेट हो, है ना। पता चला फैक्ट्री लगाने के लिए जा रहे हैं तो जो भी मंजूरी चाहिए, है ना, जो भी क्लियरेंस चाहिए वही नहीं मिल रहा है। तो जब तक वो फैक्ट्री नहीं लगेगा तब तक वो यूरिया का जो उत्पादन का जो टारगेट है, जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है, वो पूरा नहीं हो पाएगा। वो पूरा नहीं होगा तो ये समस्या है। ठीक, इन्वायरमेंट पर यानी पर्यावरण पर भी प्रभाव हो सकता है, क्योंकि यूरिया क्या है, यूरिया देखोगे तो उसमें जो ईंधन है, जो एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होगा, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, उस प्लांट से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है। अब ये सब ग्रीन हाउस गैस निकलेगा तो जो पर्यावरण है उसको नुकसान पहुँचाएगा। पर्यावरण को नुकसान पहुँचाएगा तो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हो रहा है, तो जलवायु परिवर्तन होगा। जलवायु परिवर्तन की समस्या होगी तो आपको पता है कि जलवायु परिवर्तन की समस्या होने से जो पेड़ है, जो वन है, वनों की कटाई होगी, है ना, बहुत तरह की इम्पैक्ट उसमें पड़ सकता है, और इस वजह से क्या है, एक चैलेंज क्रिएट करता है जिसको दूर करने की ज़रूरत है। ठीक, अब देखो, जैसे हमने समस्या बता दिया, और यूपीएससी में सबसे अच्छी बात है कि अगर आपको समस्या पता है ना तो आप समाधान लिख सकते हो। जैसे कल्पना करो, एक समस्या क्या था कि परियोजना में विलंब होगा। ठीक, इसका समाधान हम क्या दे सकते हैं कि भाई जितने भी विभाग है आपस में वो समन्वय बना के सिंगल विंडो क्लियरेंस की व्यवस्था की जा सकती है, और जो भी लक्ष्य है उसको पूरा करो। फिर उसमें हम क्या बोल सकते हैं, उसमें जैसे एक और समस्या थी कि नेचुरल गैस है ना, उस पर ज़्यादा निर्भर है, तो बोल सकते हैं कि जो ईंधन उसमें चाहिए होगा उसको डाइवर्सिफाई करो, डाइवर्सिफाई करो, है ना। जो जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है वहाँ से, और जो प्रदूषण की समस्या है, तो उसमें क्या है, उसमें क्या बोल सकते हैं हम, क्लीन एनर्जी का यूज़ करो, है ना। ये सब क्या है, समाधान है जो आप खुद भी लिख सकते हैं। अगर इतना समझ में आया तो ये क्वेश्चन करिए। ठीक, ये मेंस का क्वेश्चन है, इसको आपको लिखना है। क्वेश्चन क्या है कि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नीपू 2026 जो नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है ना, उसके उद्देश्य और आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए। तो आवश्यकता बता दिया था मैंने, उद्देश्य भी बहुत थोड़ा समझा ही दिया है। अब क्या चुनौती है इसके क्रियान्वयन में उसको बताइए, और आत्मनिर्भर उर्वरक क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक जो उपाय है वो भी समझाइए। तो समाधान इसमें लिख दो। तो जिस डायमेंशन से हमने क्वेश्चन बताया है ना, इसका जो आर्टिकल डिस्कस किया है उसी तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है आप इसको अच्छे से लिखेंगे, और फिर कोई डाउट होगा तो उसको पूछेंगे। देखो, यूरिया जो उर्वरक है, जो फर्टिलाइजर है, तो एग्रीकल्चर टॉपिक से रिलेटेड यूपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक है, बार बार क्वेश्चन पूछती रही है। तो उसमें भी जैसे फर्टिलाइजर है ना, फर्टिलाइजर से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी है, कोई भी इनिशिएटिव है, कोई पॉलिसी है, कोई भी इनिशिएटिव है, तो यूपीएससी के क्वेश्चन का पार्ट बनता है। इसलिए अच्छे से इसको समझो। जो नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर 2026 जो जारी किया गया है, कैसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे देखो 2020 में क्वेश्चन आया था कि भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो, कह रहा है कि वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाजार संचालित है
यह सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है। नहीं, यही तो दिक्कत है, सरकार सब्सिडी देती है। सब्सिडी देती है तो सरकार का भी कुछ ना कुछ कंट्रोल है ना। ये एक्सट्रीम हो गया, एक्सट्रीम हो गया मतलब गलत, ये गलत, तो ये गलत और ये गलत, क्योंकि इसमें वन है, इसमें वन है। अब पढ़ो, दूसरा इसमें भी है, दूसरा इसमें भी, यानी दूसरा तो सही है। तीसरे से हमारा आंसर निकलेगा। तीसरा देखते हैं क्या है। सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है, वह तेल शोधन कारखानों का उप उत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट है। अब देखो, कोई भी जो फैक्ट्री है, ठीक, कहीं से भी जो प्रोडक्शन होगा तो ये उसमें ना बहुत सारी चीज़ें बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलती है। और बहुत रेयर ही संभावना है कि उसमें आप गारंटी के साथ कह सकते हैं कि सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल उर्वरक है ना, उसके लिए जो रॉ मटेरियल उसका बाई प्रोडक्ट नहीं है। और इसलिए ना बहुत एक्सट्रीम हो जाता है, एक्सट्रीम हो जाता है। इसलिए संभावना क्या है, आप ये मान कर चलो कि एक संभावना है कि वो बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है, क्योंकि संभावना वही है, अगर आप काउंटर कर देंगे तो एक्सट्रीम हो जाएगा। इसलिए तीसरा होने का चांसेस है, और आंसर क्या हो गया, बी। देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। बहुत अच्छे तरीके से अगर आप चीज़ों को समझोगे तो क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा इन्फ्लेशन से रिलेटेड, महंगाई से रिलेटेड। महंगाई को कैसे देखें, ठीक। तो अभी हाल ही में एक द हिंदू में देखो न्यूज़ आया है कि वाई इन्फ्लेशन इज राइजिंग इन इंडिया, और इसको हमको डील करना है, इसको हमको समझना है। तो क्यों आया इसको समझो, डेटा क्या बता रहा है। तो भारत की जो थोक मूल्य सूचकांक आधारित जो मुद्रास्फीति है, यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस्ड जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है ना, वो लगभग 10% तक पहुंच गई है। अब अगर कोविड-19 के सिनेरियो को छोड़ दें तो एक दशक से अधिक समय में इसकी सबसे बड़ी तेज वृद्धि है। और इस वृद्धि ने महंगाई पर चिंता बढ़ा दी है, जिससे अत्यधिक उपभोक्ता मांग के बजाय ईंधन, बिजली और निर्मित वस्तुओं की बढ़ती कीमतें इसमें रोल प्ले कर रहा है। अभी देखो, अभी क्या दिख रहा है इसमें, जो इन्फ्लेशन है ना, इन्फ्लेशन कौन सा, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स बताएगा कि WPI बेस्ड जो महंगाई है ना, WPI बेस्ड जो महंगाई है, वो अगर आप कोविड-19 के प्रकरण को छोड़ दे तो कहते हैं वो 10% तक बढ़ गया, और पिछले एक दशक में, पिछले यानी एक दशक यानी पिछले 10 साल में सबसे तेज वृद्धि को दर्शाता है। क्यों? क्योंकि अभी बहुत सारे जो कंडीशन है, जो हालात है, ऐसे हैं जो इसको वृद्धि को दिखाता है। जैसे सबसे बड़ा फैक्टर तो यही है कि आपका जो एनर्जी क्राइसिस है, उसकी वजह से चीज़ें महंगी होती जा रही है, क्योंकि वेस्ट एशिया में युद्ध हो रहा है, रसिया यूक्रेन के साथ युद्ध हो रहा है, यूएसए के साथ जो संबंध है उसको लेकर थोड़ा सा खटास है। बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर है जिस वजह से वर्तमान में महंगाई की स्थिति आई है। और क्या क्या कारण हो सकते हैं एक एक करके डिस्कस करेंगे, पहले डेटा देख लेंगे, ठीक है ना। तो अभी डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है, डेटा देखो। तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, खुदरा मुद्रास्फीति, उसके बारे में क्या है। तो जो खाद्य पदार्थ है, ईंधन है, जो धातु है, कीमती धातु है, उसके कारण अगर देखोगे तो जून 2026 में भारत की जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित मुद्रास्फीति वो बढ़कर 18 महीने के उच्चतम स्तर यानी 4.38 स्तर पर पहुंच गई है। देखो, ये आरबीआई की जो 2 से 6% के लक्षित दायरे के भीतर है, फिर भी जो नॉन कोर मुद्रास्फीति में है उसमें जो वृद्धि है वो जीवन यापन की लागत को बढ़ा रहा है, एक तरह से स्थिति विकराल कर रहा है। देखो, अभी इसे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि इन्फ्लेशन में दो है। एक होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये 10% तक बढ़ गया। ये जो जा रहा ना, ये डेटा बता रहा है कि चिंताजनक स्थिति है, ठीक। लेकिन जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये आपके लगभग 4 पॉइंट कितना था, 4.38%। ये जो आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी में डिसाइड है ना कि महंगाई 2 ± 4%, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 2 से 6% के बीच में होना चाहिए, वो तो उसके रेंज में ही है, तो बहुत समस्या नहीं है, ठीक है। यानी क्या हो रहा है कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं हो रही है, उसके हिसाब से देखेंगे तो वो नॉर्मल है। पर
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी जो कंज्यूमर के यूज़ के लिए जो डेली उपभोग की चीज़ें होती है, उसको अगर छोड़ दें, जो जो नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट है, उसमें जो महँगाई बढ़ रही है ना, उसी वजह से चुनौती है। तो जैसे मान लो अगर ईंधन, ऊर्जा, है ना? उसकी उसकी माँग में उसकी उसकी जो महँगाई है वो बढ़ती जाएगी, तो उसके बेसिस पर जो अदर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो खाने-पीने की चीज़ें क्यों ना हो, महँगाई बढ़ेगी। जैसे फर्टिलाइज़र हम मँगाते हैं वेस्ट एशिया से, है ना? यूक्रेन वाले साइड से। तो अगर मान लो वहाँ से अगर फर्टिलाइज़र महँगा हो जाएगा, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन महँगा हो जाएगा। एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी महँगी हो जाएगी, प्रोडक्शन महँगा हो जाएगा, तो जो खाने-पीने की जो खाद्य पदार्थ वाली चीज़ें हैं, वो महँगी हो जाएगी। वो महँगी हो जाएगी तो फिर कैसे महँगाई क्यों नहीं बढ़ेगा? और इसी वजह से समस्या है। एक संकेत है बेसिकली, ठीक? देख रहे हैं? होलसेल प्राइस इंडेक्स में देखिए कि मुख्य रूप से उच्च ईंधन यानी एनर्जी और बिजली, खनिज तथा जो निर्मित उत्पाद के कारण होलसेल प्राइस इंडेक्स आधारित मुद्रास्फीति जून 2026 में मई के 9.68 से बढ़कर लगभग 9.87% हो गई, जो ऐतिहासिक औसत से काफ़ी ऊंचा यानी लगातार वृद्धि दिखा रहा है, यानी चिंताजनक स्थिति में पहुंच रहा है। और इस वजह से क्या है, समस्या है। फिर देखो ये खाद्य मुद्रास्फीति देखोगे तो उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक, है ना, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स मुद्रास्फीति का सबसे अधिक अस्थिर और उच्च स्तर वाला घटक बना हुआ है, देख रहे हैं? अब जो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है, यानी जो खाने पीने की चीजें हैं, खाद्य पदार्थ में जो महंगाई देखेंगे, एक तो हो गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी जो कंज्यूमर के लिए जो चीजें हैं वो, उसमें भी कंज्यूमर में भी जो कंज्यूमर के लिए जो चीजें, उसमें भी जो खाने पीने की चीजें, यानी कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स की हम बात करें, उसकी जो महंगाई की बात करें, वो बहुत चिंताजनक स्थिति है। और जो उतार चढ़ाव बना हुआ है लगभग 5 से 6% की सीमा पर जा चुका है, 6% से क्रॉस कर दिया तो जो आरबीआई द्वारा निर्धारित जो जो तय सीमा है उसको क्रॉस कर देगा, और इसीलिए चिंताजनक स्थिति हो सकती है। यानी हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम इसको समराइज कर दें जो डेटा है, तो जो इन्फ्लेशन या जो महंगाई दिखा, उसमें 3 डेटा दिखाया है। एक होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स लगभग 10% के आसपास पहुंच गई, और ये क्या है, पिछले एक दशक में सबसे ज़्यादा दिखा रहा है। अगर हम कोरोना के टाइम को छोड़ दें तो समस्याजनक स्थिति है। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगर देखें तो ये 4.38% है, तो ये रेंज में है, तो ये समस्या की स्थिति नहीं है, इसमें चिंताजनक स्थिति नहीं है। पर अगर हम क्या करें, पर इसी में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में ही अगर हम कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स निकालें, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स निकालें यानी फूड का इन्फ्लेशन देखें, तो वो लगभग 5 से 6% के आसपास पहुंच गया है। जो खाने पीने की चीज़ें हैं जैसे दाल है ना, टमाटर है, सब्जियां हैं, ये सब चीज़ें, तेल है, इसमें आपको महंगाई दिख रही है, महंगाई दिख रही है, और इसीलिए ये समस्या की स्थिति बनती जा रही है, लगातार बढ़ ही रहा है, ठीक? और इस वजह से ना ये डेटा आया है, इस वजह से वो कंसर्न क्रिएट किया है कि सरकार अगर लगातार कोशिश ना करे तो फिर दिक्कत हो सकती है, ठीक? अब थोड़ा सा देखते हैं कारण क्या है, समस्या जो, ये समस्या जो बढ़ती जा रही है महंगाई की, उसकी उसके पीछे कारण क्या है, कौन कौन से फैक्टर है? तो कारण देखोगे तो सबसे पहले जो खाद्य मुद्रास्फीति है वो इसमें रोल प्ले करता है। तो जो खाद्य मुद्रास्फीति है, जो यानी खाद्य पदार्थ की जो चीज़ें हैं वो जो महंगी होती जा रही है, उसकी वजह से समस्या क्रिएट हो रहा है, उसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। कैसे कैसे बढ़ रहा है, देख रहे हो कि जैसे देख रहे हो खाद्य पदार्थ, ये भारत के सबसे बड़ा कारक है, क्योंकि सीपीआई में खाद्य पदार्थों का वेटेज 46% है, और खाद्य पदार्थ की चीज़ें महंगी होती जा रही, क्यों? क्योंकि मानसून का पैटर्न चेंज हो गया है, हीट वेव की वजह से प्रोडक्शन घट गया है, बाढ़ और सूखा की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन घट गया है, फसल में जो बीमारी फैल रही है उससे प्रोडक्शन घट गया है। अब इन सब वजहों से जो प्रोडक्शन है होगा ही नहीं तेज़ी से, जो उत्पादन है अगर वो घट जाएगा, ठीक, अगर वो घट जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर बेसिकली चीज़ें महंगी होती जाएंगी, समस्या बढ़ेगा। देख रहे हैं 2026 में टमाटर, प्याज और दालों की कीमतों में तेज़ वृद्धि देखी गई, और इस वजह से बहुत ज़्यादा लेवल पर समस्या हुई, क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र और कर्नाटक में भारी वर्षा से सब्जियों की आपूर्ति बाधित हुई, फसल घटा, और इस वजह से समस्या आ गई।
वैश्विक ऊर्जा कीमतें जैसे बढ़ रहा है, वैश्विक ऊर्जा कीमतों में कैसे है, तो जो ऊर्जा की जो सप्लाई है वो बाधित हो रहा है। कैसे? तो वेस्ट एशिया में जैसे ईरान, यूएसए के साथ जो संघर्ष है, ठीक, फिर उसके बाद यूक्रेन, रूस के साथ जो युद्ध है, जो क्राइसिस है, उन सब वजहों से क्या है, समस्या बढ़ता जा रहा है। और समस्या बढ़ता जा रहा है तो फिर क्या है, चीज़ें महंगी होती जा रही है। और एनर्जी का क्राइसिस है ना, जो ईंधन है, जो एनर्जी, उसकी दाम महंगी होती जा रही है, तो जो उस पर निर्भर जो चीज़ें वो भी महंगी होती जा रही है। देख लो, पश्चिम एशिया में तनाव है, रूस यूक्रेन संघर्ष है, ओपेक प्लस जो उत्पादक है वो भी कटौती कर रहे हैं, इससे समुद्री व्यापार में जो मार्ग है उसमें भी बाधा क्रिएट हो रहा है। इन सब वजहों से क्या हो रहा है, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही है, और इससे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, और जो परिवहन कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वो महंगा होता जा रहा है। और इस वजह से ना, जो खाने पीने की चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें, जो भी चीज़ें उस पर निर्भर है, उसका दाम बढ़ता जा रहा है। सप्लाई चेन में भी व्यवधान हो रहा है, क्योंकि युद्ध की वजह से चीज़ें सप्लाई नहीं हो पा रही है। पोर्ट पर बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ गया है, सप्लाई नहीं हो रहा है। कंटेनर की कमी है, चीज़ें सप्लाई नहीं हो रही है। समुद्री मार्गों में जो सुरक्षा जोखिम है उसकी वजह से सप्लाई नहीं हो रही है। तो अब जैसे मान लो डिमांड बढ़ रहा है, अगर मान लो डिमांड जो बढ़ रहा है, तो उसके एवज में जो सप्लाई है, वो सप्लाई भी तो बढ़ना चाहिए, नहीं तो उस लेवल पर रहना चाहिए। तो अगर डिमांड बढ़ेगा और सप्लाई घटता जाएगा तो जो गैप है, उस गैप की वजह से समस्या बढ़ जाएगी ना, समस्या बढ़ जाएगी, और यही हुआ है, इसी वजह से प्रॉब्लम है। जैसे देखो, रेड सी में लगातार हमले हो रहे हैं, और उसकी वजह से जहाज़ों को लंबा मार्ग अपनाना पड़ता है, जिससे सप्लाई टाइम पे नहीं हो पाता चीज़ें। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी है। कैसे? क्योंकि बिजली महंगी हो गई, ईंधन महंगी हो गई, मजदूरी महंगी हो गई, परिवहन महंगा हो गया, उर्वरक महंगा हो गया। अब इस सब की वजह से जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, यानी जो कोई भी चीज़ प्रोडक्शन करोगे तो उसमें जो कॉस्ट लग रहा है, उत्पादन जो लागत है ना, वो इंक्रीज हो गया, वो बढ़ेगा, तो चीज़ें महंगी हो ही जाएगी। ये सब फैक्टर है जिस वजह से महंगाई बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात, मुद्रा विनिमय दर का प्रभाव। जिस तरह से रुपये, है ना, रुपये की वैल्यू गिरती जा रही है ना, और डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपये की वैल्यू गिरती जा रही है और डॉलर मजबूत होता जा रहा है, तो ये जो गैप जो हो रहा है ना, इस वजह से भी चीज़ें महंगी होती जा रही है, महंगाई बढ़ता जा रहा है। तो देख रहे हैं, रुपये का अवमूल्यन, डॉलर की मजबूती, इससे क्या हो रहा है, चीज़ें महंगी होती जा रही है। यदि डॉलर के मुकाबले रुपया 83 से 87 प्रति डॉलर हो जाए, तो तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीन और उर्वरक का आयात महंगा हो ही जाएगा, है ना। क्योंकि अगर रुपया की वैल्यू गिरेगा तो जो भी हम आयात करेंगे वो महंगी होगी। तो जैसे मान लो पहले $1 की कीमत 80 रुपया था, तो मान लो कोई सामान हम $1 में लाते थे, यानी 80 रुपया देना पड़ता था। वही सामान अगर $1 की कीमत बढ़ के 90 रुपया हो गया, तो कोई सामान मान लो $1 में बिक रहा था, तब हमको 90 रुपया देना पड़ रहा है ना। चीज़ें महंगी हो गई, महंगी हो गई तो उसकी भरपाई कौन होगा? तो जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसमें चीज़ें महंगी हो जाएगी, महंगी हो जाएगी यानी महंगाई बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लोगों को दिक्कत होगी, समस्या होगी। ठीक है, चलो। तो सवाल उठता है कि अगर महंगाई है, इन्फ्लेशन है, ठीक, चीज़ें महंगी होती जा रही है, तो क्या समाधान हो सकता है, उपाय क्या हो सकता है? उपाय को बताओ। तो सबसे पहले क्या है, परचेजिंग पावर को बढ़ाओ, है ना, परचेजिंग पावर इरोजन, यानी क्रय शक्ति में कमी करो। सिंपल है, कैसे देखो, कहते हैं ना कि जब भी महंगाई हो, जब भी महंगाई होती है, तो इस वजह से होती है क्योंकि डिमांड, हो सकता है कि डिमांड ज़्यादा हो, डिमांड ज़्यादा हो क्योंकि लोगों का जो परचेसिंग पावर है, परचेसिंग पावर जो है, जो क्रय शक्ति है वो बढ़ गया है। तो हमको क्या करना है, परचेसिंग पावर कम करना है, यानी इसको कम ही करना है। कैसे कम होगा? तो इनके हाथ में जो पैसा है, जो मनी सप्लाई है, सबसे पहली बात, मनी सप्लाई को हमको कम करना होगा, मनी सप्लाई को कम करना होगा।
तो अपने आप क्या हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगा, परचेजिंग पावर कम हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी। ये हमको करना है। अल्टीमेट जो हमारा समाधान होगा वो इस वे में होगा कि महंगाई कम करनी, तो डिमांड डिमांड बढ़ा हुआ इसलिए कम ज़्यादा हो रहा है, तो क्या करना है, डिमांड कम करना है। डिमांड कम करना कैसे होगा, परचेजिंग पावर कम करो। परचेजिंग पावर कैसे कम होगा, तो जो मनी सप्लाई वो कम कर दो। मनी सप्लाई कम कर दोगे तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। ठीक। तो जब कीमतें बढ़ती है तो सामान आय से कम वस्तुएं खरीदी जा सकती है। तो जैसे कैसे करोगे, तो यदि किसी व्यक्ति की मासिक आय 30,000 रुपये और पहले वो 100 रुपये में 2 किलो दाल खरीदता था, लेकिन अब दाल 150 प्रति किलो हो गई, तो उसकी वास्तविक क्रय शक्ति घट जाएगी ना। ठीक है ना। अच्छा, ये प्रभाव हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके ओके ओके। हमको लगा समाधान मैं डिस्कस करूंगा, समाधान इसको इसके आगे हम देखेंगे। ठीक, समाधान हम इसके आगे देखेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, समाधान हम आगे देखेंगे, आगे के पॉइंट्स में देखेंगे। तो समाधान मैंने बताया आपको कैसे, कि हमको मनी सप्लाई सप्लाई को क्या करनी है, कम करनी है। ठीक, ताकि क्या हो सके, डिमांड कम हो सके। ठीक, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि जो इन्फ्लेशन हो रहा है, जो महंगाई हो रही है, जो महंगाई बढ़ रही है, उसका क्या प्रभाव होगा। ठीक है ना, प्रभाव देखते हैं फिर समाधान बात कर लेंगे। तो प्रभाव तो सबसे पहले वही है कि चीज़ें महंगी हो जाएगी तो परचेजिंग पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सही बात है, क्योंकि अब जैसे मान लो ना कि जैसे 10 रुपये में मान लो एक बिस्कुट खरीदते थे। ठीक, अब वही बिस्कुट हमको 20 रुपया में देना पड़ रहा है। तो अब जैसे एक ही बिस्कुट के लिए 20 रुपया पे करना पड़ रहा है, यानी परचेजिंग पावर जो खरीदने की शक्ति थी वो घट गई ना, क्योंकि ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। तो नुकसान किसको होगा, तो नुकसान होगा जो मध्यम वर्ग है, उसकी बचत कम हो जाएगी, जो गरीब परिवार है उस पर दबाव बढ़ेगा। ये समस्या है। और क्या प्रभाव होंगे, और होगा कि बचत और जो निवेश है वो खत्म हो जाएगा, उस पर प्रभाव होगा। गरीब और निम्न आय वर्ग पर अधिक प्रभाव होगा, है ना। जैसे दिहाड़ी मजदूर है, जो पेंशन भोगी है, जो मनरेगा श्रमिक है, इसको और बहुत समस्या होगी, क्योंकि चीज़ें महंगी हो जाएगी तो वो जो पैसा मिल रहा है उसी से खर्च करेंगे, तो ज़्यादा खर्च करना होगा, परचेजिंग पावर बहुत कम हो गया। ठीक, अब वही बात है, उपाय देख लेते हैं, समाधान क्या होगा। समाधान में हमने बता ही दिया था आपको कि हमको ऐसा उपाय करना है। इकोनॉमी आप पढ़ोगे कि महंगाई का समाधान यानी सिंपल है कि आपको क्या करना है, जो मनी सप्लाई है, रुपये की जो सप्लाई है उसको कंट्रोल करो। कंट्रोल मतलब मार्केट से उसको खींचो। तो हमको क्या करना है, मौद्रिक नीति को प्रभावी बनाना है। तो मौद्रिक नीति को प्रभावी बनाना मतलब भारतीय विजय यानी आरबीआई को ब्याज दरों और तरलता को नियंत्रित करना। तरलता मतलब क्या, लिक्विडिटी को कंट्रोल करना है। कैसे होगा, तो रेपो रेट को बढ़ाइए, जो अतिरिक्त नकदी है उसको बाजार से वापस खींचो, बैंक की जो लोन है उसकी जो गति है उसको नियंत्रित करो। ठीक, अब इन सब प्रयासों से क्या हो सकता है, हम मनी कंट्रोल यानी लिक्विडिटी को कम कर सकते हैं। जो सरकारी खर्च है ना, जो सरकारी खर्च है, सरकारी खर्च बढ़ेगा तो ज़्यादा पैसा जाएगा, इसलिए कम करना है हमको। इन सब प्रयासों से क्या होगा, लिक्विडिटी कम होगा मार्केट में, तो लोगों के पास पैसा कम होगा, पैसा कम होगा तो कम खरीदेंगे, कम खरीदेंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। खाद्य आपूर्ति को भी मेंटेन करो, तो बफर स्टॉक का उपयोग करो, समय पर आयात करो, आवश्यक वस्तु को मैनेज करो, जमाखोरी पर कार्रवाई करो। इससे क्या होगा, जो बाजार है ना, जो बाजार है उसमें खाने पीने की जो चीज़ है, जो खाद्य पदार्थ है, वो समय पर उपलब्ध हो पाएगा, समय पर उपलब्ध हो पाएगा, तो कम से कम उस वजह से महंगाई नहीं बढ़ेगी। तो समाधान हो सकता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओ, सिंचाई का विस्तार करो, उच्च उत्पादक बीज को बढ़ाओ, फसल डाइवर्सिफिकेशन करो, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन करो। अब इन सब उपायों से क्या हो सकता है, समस्या का समाधान होगा। ठीक है। फिर उसके बाद जो स्टोरेज है, जो कोल्ड चेन अवसंरचना है, उसको भी बढ़ाई, ताकि जो फल सब्जी जो खराब हो जाती है और इस वजह से जो महंगाई होती है उसको दूर कर सके। तो वेयर हाउस हो सकता है, कोल्ड स्टोरेज हो सकता है, रेफ्रिजरेटर हो सकता है। कृषि लॉजिस्टिक को अच्छा करो, ताकि बाजार वो जल्दी पहुंच पाए, तुरंत पहुंच पाए। इससे चीज़ें खराब नहीं होंगी, खराब नहीं होंगी तो चीज़ें महंगी नहीं होगी,
है ना? ये सब करना है। इन सब उपायों से ना हम कह सकते हैं कि जो महँगाई है, जो बढ़ता जा रहा है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक? एक और फैक्टर हो सकता है कि जो एनर्जी क्राइसिस है, उसको उस समय अपनी एनर्जी को डाइवर्सिफ़ाई करो। किसी एक क्षेत्र पर निर्भर नहीं रहना है। अगर हम ईरान पे ही निर्भर हो गए, यदि हम तेल रिसोर्सेज़ यानी जो एनर्जी रिसोर्सेज़ है उसका मैक्सिमम पार्ट अगर हम वेस्ट एशिया से मँगाएँगे, क्योंकि हम 85% जो हमारी एनर्जी जो नीड है ना, हम बाहर से आयात करते हैं और उसका अगर अधिकांश हिस्सा किसी एक सेंटर से, किसी एक रीजन से हम मँगाएँगे, तो अगर वहाँ क्राइसिस हो गया तो हमको तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो करना क्या है, तो जो एनर्जी नीड है उसको डाइवर्सिफाई करो, अलग अलग रीजन से मंगाओ। तो अगर ये आर्टिकल समझ में आया तो ये क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन क्या है कि भारत में वर्तमान महंगाई के प्रमुख कारणों का विश्लेषण कीजिए। तो कारण बता दो। फिर बढ़ती मुद्रास्फीति का गरीब एवं मध्यम वर्ग, कृषि क्षेत्र, समग्र अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है वो बताओ। फिर करने महंगाई को कम करने के लिए जो उपाय है, आवश्यक मौद्रिक उपाय, राजकोषीय एवं संरचनात्मक उपायों की चर्चा कीजिए, यानी समाधानों की चर्चा चर्चा कीजिए। ये ठीक है, इस तरह से रखना है। चलो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आर्टिकल है, ये जो नाम दिया है कि भारत का पहला डेंगू वैक्सीन भारत ने बना लिया है। नाम क्या है उसका? तो ये है क्यूडेंजा, है ना? क्यूडेंजा, ये भारत की पहली डेंगू वैक्सीन बन गई है। ठीक। अब इसमें ना बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये पीआईबी का आर्टिकल है कि CDSCO अप्रूव इंडिया फर्स्ट डेंगू वैक्सीन स्ट्रेंथनिंग नेशनल डेंगू प्रिवेंटिव एफर्ट्स। यानी भारत ने अपनी पहलू डेंगू वैक्सीन को ऐसे समय में मंजूरी प्रदान किया है जब देश विश्व स्तर पर डेंगू के सर्वाधिक प्रभावित देशों में शामिल है। शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन, बढ़ती जनसंख्या, मच्छरों के अनुकूल आवासों का विस्तार, इस सब की वजह से ना देखेंगे तो पिछले 2 दशक में डेंगू के जो मामले बहुत तेजी से बढ़ा है, लगभग 11 गुना बढ़ा है। और इसीलिए इसको ख़त्म करने के लिए या इसका इलाज करने के लिए डेंगू वैक्सीन की ज़रूरत थी, और भारत ने इसको मंजूरी भी दे दिया। ये पहला क्या है, पहला भारत का पहला डेंगू वैक्सीन है। तो नाम याद रखो, क्यूडेंजा। क्यूडेंजा टैक 003, ये पूछ सकता है यूपीएससी कि क्यूडेंजा, है ना, अभी हाल ही में न्यूज़ में था, वो क्या है? तो बोल सकता है कि भारत का पहला डेंगू वैक्सीन है। ठीक है ना, याद रखना। तो क्यूडेंजा टैक 003 एक डेंगू टेट्रावैलेंट वैक्सीन है जिसे टकेडा कंपनी ने विकसित किया है। इसलिए टैक जो रखा है ना, टैक मतलब क्या, टकेडा। ये वैक्सीन डेंगू वायरस के चारों प्रकार, टेट्रावैलेंट है मतलब चारों जो प्रकार है ना, डेनवी 1, डेनवी 2, डेनवी 3, डेनवी 4, इस सब के विरुद्ध, सब के खिलाफ शरीर में इम्यूनिटी विकसित करेगा, ये याद रखना। टेट्रावैलेंट का मतलब क्या है, टेट्रा चार, और वैलेंट का मतलब प्रकार या सीरोटाइप, अर्थात यह वैक्सीन डेंगू के चारों सीरोटाइप से सुरक्षा देने के लिए बनाई गई है, ये याद रखना। ऐसा नहीं कि जो वैक्सीन है वो केवल कुछ ही टाइप के लिए काम करेगा, चारों टाइप के लिए एक तरह से सुरक्षा या इम्यूनिटी विकसित करेगा आपकी बॉडी में, इफेक्टिव है। ठीक है, किसने इसको स्वीकृति दी है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने वैक्सीन की गुणवत्ता, सुरक्षा और जो प्रभावशीलता है उसका मूल्यांकन करने के बाद ही इसको ऑथराइज्ड किया है, इसको मंजूरी दी है। कानूनी ढांचा देखोगे तो किसके तहत इसको मिला है? तो जो 1940 का जो अधिनियम है, ये कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और औषधि नियम 1945, इसके अनुसार ही इसको मंजूरी प्रदान की गई है, और इसीलिए ये मार्केट में अब बिक सकता है, जा सकता है। ठीक। तो बहुत आसान है। क्यूडेंजा क्या है, डेंगू वैक्सीन, बस उतना ही याद रखना। टेट्रावैलेंट वैक्सीन है, यानी डेंगू के चारों प्रकार के लिए इफेक्टिव है। तो डेंगू क्या है, डेंगू समझते हैं। तो डेंगू एक मच्छर से फैलने वाला बीमारी है। यह बीमारी डेंगू वायरस के कारण होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, डेंगू। डेंगू किसके कारण होता है? तो ये बीमारी मुख्य रूप से एंडीज एजिप्टी नामक मादा मच्छर के काटने से फैलता है, ये याद रखना। ठीक। यह मच्छर सिर्फ डेंगू ही नहीं बल्कि चिकनगुनिया, जीका वायरस, है ना, येलो फीवर भी फैलाता है। और इस वजह से अगर डेंगू वैक्सीन बन गया है तो वो डेंगू से संबंधित जो भी बीमारी है उसका वो प्रॉपर इलाज सुनिश्चित कर सकता है।
ठीक है, ध्यान रखना। डेंगू वायरस के 4 प्रकार होते हैं, 4 सीरोटाइप। सीरोटाइप क्या है? डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4। अब देखोगे तो इन सब के लिए ना क्यूडेंजा क्यूडेंजा वैक्सीन बनाया गया है। ठीक, हर साल देखोगे तो लगभग 39 करोड़ लोग डेंगू वायरस से संक्रमित होते हैं, लेकिन उनमें से लगभग सारे यानी 9.6 करोड़ लोगों में ही स्पष्ट लक्षण दिखाई देते हैं। कई लोगों को हल्का संक्रमण होता है, इसलिए वो अस्पताल नहीं जाते और रिपोर्टिंग नहीं हो पाती है, लेकिन फैलाव जो संक्रमण है वो तेजी से फैलता जा रहा है और इसीलिए भारत में भी कोशिश क्या है कि वैक्सीन बना के इसको कंट्रोल कर सके। ठीक है, आमतौर पर देखोगे डेंगू हो जाएगा तो ये लक्षण होगा, अचानक तेज बुखार होगा, तेज सिर दर्द होगा, आंखों के पीछे दर्द होगा, हड्डी और जोड़ों में दर्द होता है। इसलिए इसलिए इसे कभी कभी ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है। मांसपेशियों में दर्द होगा, कमजोरी और थकान होगी, कभी कभी त्वचा पर लाल चकत्ते भी पड़ते हैं। ये सब लक्षण है। अगर ये सब हो रहा है तो मतलब समझो डेंगू हुआ है। ठीक है, तो क्यू डेंजा क्या है? डेंगू वैक्सीन है, भारत का पहला वैक्सीन है क्यू डेंजा, याद रखना। डेंगू जैसी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए इसको बुलाया गया है। भारत का पहला इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम कहाँ बना है? कोलकाता में। केंद्रीय गृह मंत्री ने कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में म्यूजियम ऑफ वर्ड, है ना, म्यूजियम ऑफ वर्ड यानी जिसे शब्दलोक के नाम से भी जाना जाता है, इसके प्रथम चरण का उद्घाटन किया। अब पूछेगा शब्दलोक क्या है? तो शब्दलोक वैसे ही भारत का पहला इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम है। कहाँ? कोलकाता में बनाया है। बहुत छोटा सा अटकेला, ज़्यादा कुछ है नहीं। शब्दलोक नाम दिया है इसको। तो शब्दलोक क्या है? तो शब्दलोक भारत का पहला इमर्सिव म्यूजियम है। इसका मतलब है कि यहाँ सिर्फ चीज़ें देख कर नहीं बल्कि देखने, सुनने, छूने और अनुभव करने के माध्यम से भारत की भाषा और शब्दों को समझाया जाता है। इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम में यानी लैंग्वेज सिखाना है, लेकिन कैसे? सिर्फ देख कर नहीं। इमर्सिव का मतलब ये होता है कि देखना है, सुनना है, समझना है, आपको विजुअलाइज करना है, अनुभव करना है, छूना है, हर प्रकार से आप सीख सकते हो। वो फीलिंग्स आपको वहाँ देगा। किसने बनाया इसको? तो इसको बनाया है भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय ने विकसित किया है, जो कहाँ पे है? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक, उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है, यह म्यूजियम यह समझाने का प्रयास करता है कि किस प्रकार शब्द भाषा का निर्माण करते हैं, भाषा संस्कृति को अभिव्यक्त करती है और सांस्कृतिक परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। बेसिकली क्या है, जो भारत का जो लैंग्वेज, जो कल्चर है, जो लैंग्वेज विविधता है, डाइवर्सिटी है ना, उसको बढ़ावा देना है। ठीक है, इस वजह से लाया गया है। इमर्सिव अगर म्यूजियम पूछे कि इमर्सिव म्यूजियम, पूछा जा सकता है कि इमर्सिव म्यूजियम का मतलब क्या होता है? तो इमर्सिव संग्रहालय वह संग्रहालय होता है जहाँ अंगत यानी जो टूरिस्ट आ रहे हैं ना, केवल वस्तु को देख कर नहीं बल्कि आवाज, प्रकाश, चित्र, स्पर्श, डिजिटल तकनीक, 3D VR है ना, इंटरेक्टिव माध्यमों के द्वारा अनुभव करते हैं, जैसे वो उस घटना को, संस्कृति या इतिहास का वो हिस्सा है। आसान भाषा में इमर्सिव का मतलब क्या है? किसी अनुभव में पूरी तरह डूब जाना, यही मतलब है। ठीक है, अब लास्ट आर्टिकल हमारा है कि राष्ट्रपति ने, जो भारत के राष्ट्रपति महोदय है, वो देखो ना, 2 देशों का विजिट किया उन्होंने। नाम क्या है? राष्ट्रपति द्वारा मोल्दोवा और उत्तर नॉर्थ मैसेडोनिया की यात्रा, PIB का आर्टिकल है। भारत के राष्ट्रपति ने मोल्दोवा गणराज्य और उत्तर नॉर्थ मैसेडोनिया गणराज्य की अपनी ऑफिशियल यात्रा संपन्न की। यह दोनों देशों में किसी भी भारतीय राष्ट्रपति द्वारा की गई पहली ऐतिहासिक यात्रा है। अब दोनों छोटा राष्ट्र है, यूरोपियन कंट्री है, लेकिन भारत उसकी विजिट यानी भारत के प्रेसिडेंट विजिट कर रहे हैं। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंस दिखा रहा है कि धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मोल्दोवा है ना, मोल्दोवा की जो यात्रा है उसमें क्या क्या चीज़ें हुई है। तो पहले लोकेशन देखो मोल्दोवा का, ये है आपका मोल्दोवा, देख रहे हैं? ब्लैक सी है ना, इसके ऊपर यूक्रेन है, इसके नीचे रोमानिया है, ठीक, बेलारूस है, रसिया है। ये क्या है? यूरोपियन कंट्री है। यूरोपियन कंट्री कहाँ से कहाँ पर नज़दीक है? यूक्रेन रसिया के नज़दीक है। तो रसिया यूक्रेन युद्ध के साथ ये भी इम्पैक्ट हुआ था, ये याद रखना। भारत ने मोल्दोवा के पेशेवरों के लिए, है ना, जो उनके जो पेशेवर प्रोफेशनल है, उसके लिए भारतीय तकनीक और आर्थिक सहयोग
प्रशिक्षण स्लॉट की संख्या को दोगुना करने का निर्णय की घोषणा की। यानी जो मोल्दोवा के जो पेशेवर है, प्रोफेशनल, अगर कोई तकनीक सीखना चाहता है, भारत में आके पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए ना जो सहयोग थी, जो संख्या थी, जो स्लॉट थी, उसको दोगुना किया है। देख रहे हैं, राष्ट्रपति ने इस द्विपक्षीय इस यात्रा में जो बायलैटरल ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, सप्लाई चेन है, उसको सुदृढ़ करने के लिए ना दोनों के मंच को संबोधित किया है, कोशिश करेगा। मोल्दोवा देखोगे तो ये पूर्वी यूरोप में स्थित एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसके पश्चिम में रोमानिया है, उत्तर व पूर्व और दक्षिण में यूक्रेन स्थित है ना। देख रहे हैं, पश्चिम में यूक्रेन, पश्चिम में क्या है, रोमानिया है, पश्चिम में। देख रहे हैं, ये बेसिकली यूक्रेन और रोमानिया के बीच में स्थित है। पहली बात तो ये लैंड लॉक्ड है, देख रहे हो, समुद्र से नहीं सटा हुआ है, लैंड लॉक्ड है। ठीक, पश्चिम में रोमानिया है, बाकी इधर 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 देखोगे तो ये यूक्रेन से घिरा हुआ है। ठीक है, याद रखना। लोग इसका भू राजनीतिक महत्व क्या है, तो मोल्दोवा ने वर्ष 2022 में यूक्रेन के साथ यूरोपीय संघ के उम्मीदवार देश का दर्जा प्राप्त किया। ठीक ना, तो लोकेशन याद रखना। देख लो, दक्षिण में भी, उत्तर पूर्व दक्षिण में यूक्रेन स्थित है, यानी आपको लगेगा कि यूक्रेन के बीच स्थित है ना। देख लो, मतलब ये तीनों साइड से आपको यूक्रेन दिखेगा, इधर है और इधर है। ये वाला जो रीजन है, ये सब पूरा, ये सब यूक्रेन का पार्ट है ना, इसके बीच। और इधर रोमानिया, इन दोनों के बीच में ये बेचारा मालदोवा है। ठीक, दूसरा दोस्त देश था नॉर्थ मैसेडोनिया। मैसेडोनिया, तो राष्ट्रपति ने 19वीं शताब्दी के क्रांतिकारी गोत्से डेल्वेज की समाधि पर, वो नॉर्थ मैसेडोनिया से ही संबंधित थे, श्रद्धांजलि अर्पित की। याद रखना, है ना, क्योंकि उन्होंने ओटोमन साम्राज्य से मैसेडोनिया और एड्रियान पोलो को मुक्त कराने का संघर्ष का नेतृत्व किया था। लीडरशिप, यानी बोलते हैं लीडर है वो। भारत ने उत्तर मैसेडोनिया को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, जो भारत का इनिशिएटिव है, आपदा रोधी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गठबंधन बनाने की कोशिश, हाँ, गठबंधन बनाने की कोशिश की, है ना। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन भी, इसको भी आगे बढ़ाया है। ठीक, तो बेसिकली क्या है कि नॉर्थ मैसेडोनिया के साथ, है ना, ये सब चीज़ों में कोशिश करना है, सिक्योरिटी को बढ़ावा देना है, सहयोग को बढ़ावा देना है। लोकेशन देख लीजिए नॉर्थ मैसेडोनिया का, ये है, ये भी यूरोपियन कंट्री है। इधर बुल्गारिया है, सर्बिया है, ककोसोवो है, अल्बानिया है, ग्रीस है। ठीक, तो ये लोकेशन याद रखना, कहाँ पे है, ये यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, ठीक। तो बेसिकली आज हमने 5 आर्टिकल डिस्कस किया, और 5 आर्टिकल में देखोगे तो पहले यूरिया के लिए निवेश नीति को डिस्कस किया, महंगाई को डिस्कस किया, क्यू डेंजर वैक्सीन को डिस्कस किया, है ना, इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम को डिस्कस किया, और राष्ट्रपति ने जो मालदोवा और नॉर्थ मैसेडोनिया का जो विजिट किया, उससे संबंधित आर्टिकल को डिस्कस किया है। ठीक है, ये 5 आर्टिकल हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट था। हमने हर पहलू पर चर्चा किया है। आपको करना क्या है, इसको बार बार रिविजन करना है, बार बार अच्छे से समझना है, और जो 2 क्वेश्चन मैंने लिखने के लिए दिया है, उस क्वेश्चन को लिखना है। ठीक है, अगर आपको ये करंट अफेयर्स का सीरीज़ पसंद आ रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हिंदी मीडियम के जो एस्पिरेंट हैं उनको यूपीएससी को लेकर, यानी जो खासकर करंट अफेयर्स को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उसको भी दबा लें, ताकि कोई भी वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते पहुँच जाए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।